तो आज हम चेन रूल से स्टार्ट करेंगे। चेन रूल पढ़ा है आपने स्कूल में? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं पूछ रही हूँ आप लोगों ने स्कूल में चेन रूल करा है? यस। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मेरे को जब तक ये लोड हो रहा है पता नहीं कहाँ हो गया। ठीक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हमारे पास कुछ कॉमन डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पे। आई एम श्योर आप लोगों ने पहले पढ़े हुए होंगे कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉस सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड का सीकेंड tan एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट एक्स। और अगर ये टर्म क्या है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग। तो अगर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है तो 1/x आ जाता है, और अगर एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव है तो एज इट इज आंसर एक्सपोनेंशियल में मिलता है। अब या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स। टैन और सीकेंड हमेशा साथ साथ होते हैं, याद रखना। जैसे यहाँ पे फॉर्मूलेज में तो टैन वाले में सीकेंड आया हुआ है पर कॉसिकेंट या कॉट नहीं आएगा। दूसरी चीज, टैन वाले सारे फॉर्मूलेज पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव आंसर दे रहा है, इसमें भी पॉजिटिव आंसर आया है सीकेंड वाले में, पर कॉट और कॉसेक वाले नेगेटिव आंसर देते हैं। अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करनी है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, फाइंड y डैश, आप बोल दोगे कि 2 की पावर आगे आ जाएगी 2 और t की एक पावर डिक्रीज हो गई 1 हो गया। इतना क्लियर है सबको? अब क्योंकि यहाँ पे y t पे डिपेंड कर रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि y इज अ फंक्शन ऑफ t, या फिर y को मैं खाली ऐसे भी लिख सकती हूँ कि y है वो t वेरिएबल से बना हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अगर वो पूछता कि y डैश 1 बताओ, तो इसका मतलब है आपको बस t की जगह पे 1 वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। हमने निकाला y डैश इक्वल्स टू 2t, तो अगर y डैश 1 पुट करना है तो t की जगह मैंने 1 पुट करा, आंसर आ गया 2। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि y डैश 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 into 3। ठीक है, ऐसे अगर हमें कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, हम बस उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, पर डेरिवेटिव निकालने के बाद पुट करना, पहले नहीं। फिर हमने जैसे आप एक एग्जांपल लिया है 5 माइनस 7x² इंटू 2x³ माइनस 1। तो सबसे पहले इस टर्म को कांस्टेंट रखा, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव किया तो 2x³ से 3 की पावर आगे आ गई और एक पावर डिक्रीज होके हमारे पास रह गया 6x²। फिर सेकेंड वाली टर्म में 2x³ माइनस 9 को कांस्टेंट रखा और इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -14x। 5 और 9 का डेरिवेटिव 0 आएगा यहाँ पे क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट है। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में ये टर्म मिल रही है। अब क्वेश्चन में पूछा था h डैश 1 की वैल्यू, मतलब डेरिवेटिव निकाल के फिर जहां जहां x था वहां पे हम 1 पुट कर देंगे, तो उससे हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर है सबको कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे निकालते हैं? यस मैम। यस मैम। ओके।
मैम एक बार समझा दो फिर। अब वापस बता दूंगी ना। देखो मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे हमारे पास जैसे कभी भी कुछ भी ऐसे पूछो एफ डैश 3 या कोई भी वेरिएबल नंबर, तो इसका मतलब क्या है, डैश ऊपर लगा दिया मतलब डेरिवेटिव निकालना है। फिर ये जो फंक्शन था वो किस चीज से बना हुआ है, जैसे यहाँ पे y वाला t से बना हुआ था, ये राइट साइड वाला पूरा x से बना हुआ था, ऐसे ही जिस भी वेरिएबल से वो बना हुआ है उसकी जगह जो भी हम यहाँ वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 ली तो मैंने t की जगह 1 लगा दिया, फिर 3 ली तो t की जगह ही 3 लगाऊंगी। क्लियर है मीना? मीना क्लियर है? यस मैम। ओके। अब हमारे पास आता है चेन रूल। तो चेन रूल खेलते हो सब लोग? पहले खेलते हो, अब तो फोन में खेलते हो, है ना? खेला है चेन चेन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है चेन चेन में? अरे अब तो गेम की बात कर रही हूँ, बोलो। पकड़ना पड़ता है मैम, चेन में ही रहना पड़ता है और उसके बाद पकड़ना पड़ता है। हाथ एक चेन बनाते जाते हैं वो बड़ी होती जाती है, फिर पकड़ना है ना? ऐसे ही यहाँ पे फंक्शंस की चेन होती है। एक फंक्शन ने दूसरे को पकड़ा हुआ है, दूसरे ने तीसरे को, और ऐसे काफी सारे फंक्शन होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब चेन फंक्शन है, अगर जैसे मेरे पास है एफ जी एच एक्स वाई जेड, ऐसे मेरे पास फंक्शन है कि सबसे पहले बाहर है एफ, उसके अंदर लगा हुआ है जी, उसके अंदर लगा हुआ है एच, और एच के अंदर है एक्स, एक्स के अंदर वाई, और वाई के अंदर जेड। और अब वो बोले इस पूरे का डेरिवेटिव करो, तो मैं एक एक करके सबका डेरिवेटिव करूंगी। पहले y का करूंगी, तो जब y का करूंगी तो ये अंदर की टर्म एज इट इज रहती है। फिर g का करूंगी तो अंदर की ये टर्म एज इट इज रहेगी। फिर h का करूंगी तो अंदर की वाली टर्म एज इट इज रहेगी। x का करा तो ये दोनों, और y का करा तो z। तो ये जब तक करते जाना है जब तक कि लास्ट पीस पे ना पहुंच जाए, जैसे यहाँ पे z लिया है। समझ आया थोड़ा थोड़ा सबको? Yes, ma'am. यस मैम। मैं बाहर Yes, वाले ma'am. फंक्शन से स्टार्ट करते हुए अंदर की तरफ आना है। जैसे यहाँ पे अगर दो फंक्शन लिए हैं हमने एफ, और एफ के अंदर है जी और जी के अंदर है एक्स, तो सबसे पहले एफ का डेरिवेटिव फाइंड किया, तो अंदर वाली टर्म को एज इट इज रखा जी एक्स। फिर जी का डेरिवेटिव फाइंड किया, और ये जो अलग अलग डेरिवेटिव्स आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करते जाना है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, उसकी पावर है एन, पहले हम लोगों ने x की पावर n बोला था, अब यहाँ पे x की नहीं कोई fx है, उसकी पावर है n, तो बाहर ये पावर लगी हुई है, तो सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे। वो पावर सामने आ गई और n-1 ऊपर चली गई, पर ये पावर x के ऊपर नहीं लगेगी, जो अंदर की चीज थी वो एज इट इज रखी fx, उसकी पावर लगी। अब क्योंकि x नहीं है fx हो चुका है, तो अंदर वाले का भी हमने डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई किया। जैसे नीचे वाले में हमने लिया f और f के अंदर gx, तो बाहर वाले का डेरिवेटिव किया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ में एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्री का केस है कि बाहर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है और अंदर एंगल में कुछ चेंज है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म का डेरिवेटिव किया। इसमें ध्यान रखना एंगल मत चेंज करना, एंगल सेम ही रहेगा। और उसके बाद जो भी एंगल था उसका डेरिवेटिव किया। कुछ समझ आया? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं आया? No, ma'am. ओके, तो अभी एक एग्जांपल लूंगी, उससे क्लियर होगा। तो उससे पहले कुछ कॉमन रेट ऑफ चेंज देख लेते हैं। हमारे पास स्पीड होता है जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, और पावर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विथ टाइम। ऐसे ही अगर हम नंबर रेट ऑफ काउंट की बात करें, मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग पर यूनिट टाइम। ये तो कॉमन चीज है, आप लोग को पता भी होगा। उसमें किसी को डाउट था कॉमन रेट ऑफ चेंज में?
यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ फंक्शंस लिए और इनका आप चेन रूल से डेरिवेटिव करेंगे। तो जिन लोग को नहीं समझ आया प्लीज ध्यान से सुनो, और अभी भी कोई डाउट आएगा तो मेरे को बताना। सबसे पहले यहाँ पे चीज लगी हुई है cos 5x, तो अंदर वाले ब्रैकेट को इग्नोर करके सबसे पहले देखो बाहर मेन चीज क्या है, वो है cos। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो हमने लगा दिया सबसे पहले माइनस साइन 5x, एंगल सेम रखा है 5x का 5x। अब क्योंकि एंगल में कुछ ना कुछ चेंज था, तो मैंने माइनस साइन 5x को मल्टीप्लाई किया डी बाई डी एक्स ऑफ 5x से। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, आप 5 को बाहर निकाल सकते हो और आपके पास बचेगा dx बाई डी एक्स, और dx बाई डी एक्स कितना हो जाता है, वन 1 हो जाता है। तो मेरे पास लास्ट में सिर्फ 5 रह गया, तो मैंने इस 5 को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। एंगल से मत मल्टीप्लाई करना, वो अलग से नंबर है तो सामने लगा देना। -5 साइन 5x। कुछ समझ आया अब आप लोग को जिनको डाउट था? यस ओके, अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं। हमने अब यहाँ पे लिया सीकेंट, और सीकेंट के अंदर एंगल लगा हुआ है 4x³। तो बाहर फिर से सीकेंट है मेन फंक्शन, तो सबसे पहले सीकेंट का डेरिवेटिव किया तो हमारे पास आता है सीकेंट x tan x। पर क्योंकि एंगल 4x³ था तो दोनों में ही वही सेम एंगल लगा दिया, पर एंगल तो चेंज हो रखा है। तो साथ में मैंने 4x³ का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³, जो आ गया मेरे पास 12x²। ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो गई और एक पावर डिक्रीज हो गई, वो मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये पूरा आंसर आ गया। रितेश, क्लियर हुआ है आपको ये वाला पॉइंट? मैम एक और स्टूडेंट था ना जिसको डाउट जा रहा था पहले, शिवांग, क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया? अब थोड़ा और मुश्किल एंगल लेते हैं। हमने अब यहाँ पे लिया कॉट और उसके साथ इतना बड़ा एंगल लगा दिया, तो सबसे पहले फिर से कॉट का डेरिवेटिव करेंगे, वो जाता है माइनस कॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉस एक्स स्क्वायर, और एंगल जो भी था वो एज इट इज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि एंगल चेंज है तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो जैसे ही हमने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 2 + 5x + 3x², तो फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, वो कांस्टेंट है। सेकेंड वाली टर्म से आया 5 और थर्ड वाली टर्म से आ गया 6x। तो हमने यहाँ पे 5 + 6x को एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया। किसी को कोई भी डाउट है इन तीनों पॉइंट्स में तो प्लीज पूछ लो। अगर नहीं है तो मैं फिर नेक्स्ट स्लाइड मैम पे। रिपीट। हाँ देखो, हमने थर्ड वाला पॉइंट नवदीप, यस मैम। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास कॉट और उसका इतना बड़ा एंगल था, तो सबसे पहले कॉट का डेरिवेटिव करते हैं, तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर आता है। एंगल सेम ही रखा, कुछ चेंज नहीं किया, पर एंगल कुछ चेंज था तो साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो यहाँ पे है 5 + 6x। तो मैंने क्या किया, उसका डेरिवेटिव निकाला इस पूरी टर्म का, वही आया है 5 + 6x, उसको मल्टीप्लाई किया। नवदीप समझ आया आपको? यस मैम। और किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, तो ये बेसिक डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन है, ये तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, आई नो। इसमें किसी में भी चेन रूल नहीं है, बेसिक डेरिवेशन है। अगर फिर भी डाउट आता है तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अब हमारे पास आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने? किसी छोटी चीज को बड़ा करना। हाँ, किसी छोटी चीज को जोड़ जोड़ के बड़ा करना।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्टिक थी, मैंने उसके पीसेस कर दिए, तो उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। वहीं अगर मैं छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के एक बड़ी चीज की वैल्यू फाइंड करूं, वो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू किसकी फाइंड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कर्व बनाया है पिंक कलर का, और अगर मैं इसमें मल्टीपल रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दूं, जैसे छोटे छोटे बहुत सारे रेक्टेंगल्स, और इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करूं और उनको ऐड कर दूं, तो मेरे को टोटल एरिया मिल जाएगा। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम इन छोटे छोटे पीसेस को ऐड करके हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटीज हो जाती है एडिशन वाली टर्म्स की, तो इस समेशन को हम इंटीग्रेशन करते हैं। ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो बस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी पर्टिकुलर रेक्टेंगल लिया, जैसे ये वाला, और इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे ब्रेड्थ क्या है मेरी, कि एक्स कितना चेंज हो रहा है इस एक्सिस पे, और हाइट हो गई, सॉरी लेंथ हो गई मेरी यहाँ पे ये जो फंक्शन बना हुआ है एफ एक्स। तो मैंने एरिया एक रेक्टेंगल का अगर निकालूं तो वो हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? अब ये तो एक ही एरिया था, ऐसे बहुत सारे एरिया हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारे पास लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स का एरिया ऐड करके टोटल एरिया निकालो। अब इंटीग्रेशन जैसा आपने बोला, इसमें हम पीसेस को जोड़ते हैं, डेरिवेटिव में पीसेस को अलग करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कि अगर इंटीग्रेशन के साथ मैं डी बाई डी एक्स लगा दूं ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कि कुछ भी नहीं होगा, वो नंबर एज इट इज रह जाएगा। ये बात समझ आई है? यस मैम। यस मैम। अब मैंने एक फंक्शन लिया है इसे, और इसमें अलग अलग पार्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो बना हुआ है एस साइन, वो क्या है, हमारा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद हमारे पास ये एफ एक्स है। ये एफ एक्स वो कोई भी टर्म हो सकती है जिसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। एफ एक्स का मतलब है बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स, और जिस टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर हमारे पास है ये dx। ये dx इंपॉर्टेंट टर्म है। dx मेरे को बता रही है इंटीग्रेशन किसका, कौन सी चीज का करना है, मतलब वेरिएबल। जो भी वेरिएबल d के साथ लगा हुआ है उसी का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे dx लगा हुआ है, तो जिस जिस टर्म में लेफ्ट साइड x होगा बस उसी का इंटीग्रेशन करोगे, बाकी सारी चीजें एज इट इज। ऐसे ही यहाँ पे अगर dt होता तो t वाली टर्म्स का इंटीग्रेशन करते। दूसरी चीज, ये dt या dx जो भी टर्म है ये हमेशा साथ में रहती है, और ना ही आप इसे कैलकुलेशन में यूज करोगे। मतलब अगर मेरे पास dt है, सिर्फ dt, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 लगा हुआ है, और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ t की पावर क्या है, तो क्या बोलोगे आप, कितनी पावर है? बताओ। 2 इंटू डी टी है, और मैं पूछ रही हूँ t की पावर क्या है? 1। ये जो t है ना, आप इसको कभी पावर में ऐड करोगे ना किसी दूसरे t से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक तरीके से ये पावर को आप इग्नोर कर दोगे, इस टर्म को इग्नोर कर दोगे, और बचा हुआ टर्म है उसमें देखना है। जैसे यहाँ पे t की पावर हो गई 0। ऐसे ही अगर मेरे पास है टी स्क्वायर डी टी, तो आप इन दोनों t को भी कभी मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये टी स्क्वायर अलग रहेगा और ये dt हमेशा साथ में रहता है, कैलकुलेशन में यूज नहीं होता है। समझ आया है दोनों पॉइंट? अब हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब है हमें नहीं पता कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंडिंग पॉइंट पता है, हम बस एक फॉर्मूला बना देते हैं, और इस फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट नॉर्मली कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टी एक्स।
और जो भी आंसर आएगा उसमें हम एक सी को ऐड करते हैं। सी होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कभी कभी हमारे पास क्या होता है, जो ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, ये अगर मेरे को इस पॉइंट पे मैं वैल्यू निकाल रही हूँ एरिया की, तो वो इस वाली एक्सिस के जो गैप है उसको ऐड करके बोलेगा ना। जैसे अगर आपको मान लो कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे इतना डिस्टेंस आपका 5 था, पर ऑलरेडी आप 2 डिस्टेंस आगे हो एक्स एक्सिस पे, तो आप बेसिकली कितना डिस्टेंस आगे हो? अगर आप पहले से ही 2 डिस्टेंस आगे से शुरू कर रहे थे और आप 5 डिस्टेंस और चले गए, तो आप कितना डिस्टेंस आगे गए हो? 7। करेक्ट। वही ये जो 2 है, ये हमें कभी कभी नहीं पता होता कि भाई कितना आगे गए। हो सकता है हमने यहीं से स्टार्ट किया हो तो इस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। पर अनसर्टेन केसेस में जब हमें नहीं पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो हम लोग एक कांस्टेंट को ऐड करके चलते हैं इंटीग्रेशन में। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इंटीग्रेशन का भी हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। अगर मेरे पास है x की पावर n, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो जो भी पावर है उसको आप इंक्रीज करोगे। डेरिवेटिव में डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, प्लस वहां पे पावर मल्टीप्लाई में आती थी, यहाँ पे पावर डिवाइड में आ रही है। उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है कि यही फॉर्मूला तभी होगा जब जो n है इट डज नॉट इक्वल टू -1। जो n की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई होगी तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ x की पावर 2 और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे x की पावर 2 और उसमें 1 ऐड कर दिया, और जो टर्म पावर नहीं बन रही है हमारे पास उसी से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x³/3। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. पर अगर मान लो कि हमारे पास है x की पावर -1, अब इस केस में आप खुद देखो, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास बचेगा -1 + 1 और अपॉन में -1 + 1। ऊपर से तो चलो ठीक है, x की पावर 0 आ गई, इसको मैं 1 भी लिख सकती हूँ, पर डिनोमिनेटर में 0 आ गया है। जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 आया, मेरे पास नॉट डिफाइंड आंसर आ गया। तो इस चीज के लिए हमने करेक्शन किया यहाँ पे कि जब भी हमारे पास पावर -1 हो तो हम लोग उसे ऐसे नहीं इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास उस केस के लिए स्पेशल फॉर्मूला है कि वो आंसर देगा नेचुरल लॉग x। क्लियर है ये पॉइंट भी सबको? Yes, ma'am. Yes, sir. यस मैम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपके प्रैक्टिस के लिए। फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है x की पावर 11 × dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप लोग ट्राई करो और फिर मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा। Ma'am, 11 Power 12. x की plus x की पावर 12/12, करेक्ट। यहाँ पे पावर 11 थी, यहाँ पे पावर हमारे पास 11 थी, 11 में हमने 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी वही पावर आ गई और एक c को हमने साथ में ऐड कर दिया। तो हम इसे बोल देंगे x की पावर 12/12 + c। अब नेक्स्ट पार्ट का बताओ। Ma'am, x X की raised to power. power 9 9/9 + 6। करेक्ट, x की पावर 9/9 + c। बस एक और पावर इंक्रीज हो गई, वही डिनोमिनेटर में चली गई और हमारे पास c आ गया। अब थर्ड पार्ट बताओ। Ma'am, 0. मैं 6/x raised to power 5/5. Ma'am, Okay. 2x raised to power 3. मीना फिर से आंसर बोलो। -2x to power -3. बिल्कुल करेक्ट है मीना। देखो इस केस में हमारे पास x की पावर क्या है ये बताओ मेरे को पहले। अब मीना आप मत बताना।
अंशुल x की पावर क्या है? -4 4 -4 x की पावर है -4। तो जब आप पावर एक इंक्रीज करोगे तो हमारे पास आएगा -4 + 1 और डिवाइड बाय -4 + 1। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास पावर आ गई -3, -3 से डिवाइड किया तो इन दोनों को कैंसिल करके मेरे पास -2 × x की पावर -3 आएगा। समझ आया सबको? यस मैम yes, ma'am. ठीक है, यस मैम ओके। अब हमारे पास इंटीग्रेशन अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म का होता है तो जैसे डेरिवेटिव में फॉर्मूला है, सेम यहाँ पे है कि एज इट इज टर्म मिल जाती है। e की पावर x का इंटीग्रेशन किया, सेम टर्म एज इट इज मिल गई। अब जैसे डेरिवेटिव में सम रूल था, यहाँ पे भी वही रूल है कि अगर दो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है और उनका इंटीग्रेशन करना है तो मैं उनका अलग अलग भी कर सकती हूँ। पर एक चीज ध्यान रखना, उन दोनों के साथ ही इंटीग्रेशन का आप साइन लगाओगे और दोनों के साथ ही dx लगाओगे। ऐसा मत करना कि आधी टर्म का तो इंटीग्रेशन कर दिया और आधी टर्म का करना भूल गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास है x² + x, ये दो टर्म है और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आप इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसी एक लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उन्हें दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक भी करके कर सकते हो। अब फर्स्ट पार्ट का बताओ, इंटीग्रेशन क्या आएगा? X की पावर 3/3 x की पावर 3/3। और सेकंड टर्म का x की पावर 2/2 ठीक है, करेक्ट। अब देखो कांस्टेंट इसमें से और इसमें से अलग अलग आएगा भी। जैसे मान लो यहाँ से कोई कांस्टेंट 2 आ रहा है, यहाँ से कोई कांस्टेंट 4 आ रहा है, तो 2 + 4 करोगे 6 रहेगा, तो कांस्टेंट ही। इसीलिए दो बार सी को लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सी लिख दोगे, मोर देन इनफ कि आप कांस्टेंट बता रहे हो। अब अगर मेरे पास कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है तो जैसे हम लोग डेरिवेटिव में उसे बाहर निकाल लेते थे, ऐसे यहाँ पे भी अगर मेरे पास है 2x का इंटीग्रेशन तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस 2 को बाहर निकाल सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने बाहर निकाला, अंदर मेरे पास ये टर्म बच गई और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मैम x की 2/2 x की पावर 2/2 और एक c को ऐड कर दिया। अब आप इस 2 से 2 को कैंसिल कर, x² + c। किसी को कोई डाउट है इस प्रॉपर्टी में? नो मैम अब हम लोग करते हैं यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनका इंटीग्रल। जैसे साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos। अगर कभी भूल जाओ ना और आपको डेरिवेटिव का याद हो तो देखना दोनों बस उल्टे। जैसे अगर आपके पास था डेरिवेटिव ऑफ cos x, क्या होता था डेरिवेटिव ऑफ cos x? मैम माइनस साइन -sin x। अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन यहाँ पे भी करा, यहाँ पे भी करा, इधर भी dx लगाना पड़ेगा फिर, और इस साइड भी dx लगाना पड़ेगा। अब मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल होके मेरे पास बस वो नंबर रह गया जिसका कर रही थी मैं इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे cos x था, और राइट साइड को भी एज इट इज रहने देते हैं, sin x dx। और ये जो माइनस साइन है मैं उसको कहीं पे भी रख सकती हूँ, मेरी मर्जी है। तो वही आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो गया, -cos x। तो बस उसका उल्टा हो गया, जिसका मैं डेरिवेटिव करके, cos का डेरिवेटिव करके आंसर माइनस साइन आ रहा था, अब साइन का इंटीग्रेशन करके -cos आ गया। समझ आया है सबको? यस मैम ऐसे ही साइन का डेरिवेटिव cos आ रहा था और अब cos का इंटीग्रेशन sin हो गया। फिर tan का डेरिवेटिव sec² x आ रहा था और उसी का अगर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो मेरे को वापस से tan x मिल गया। ऐसे ही cot का डेरिवेटिव होता है -cosec² और cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cot x। सिमिलरली हमारे पास secant का डेरिवेटिव secant x tan x और इंटीग्रेशन अपोजिट हो गया, एंड सेम फॉर -cosecant x। अब यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलेस कंपेयर करते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक के तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करे ही हैं। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट की, तो अगर मैं चेंज की बात कर रही हूँ कि कितना डेरिवेट हो रहा है कोई कांस्टेंट, तो वो 0 हो जाएगा। पर जैसे यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है कि 0 का इंटीग्रेशन dx होता है, मतलब मैं जब x का इंटीग्रेशन कर रही थी तो उसमें मैं लिख रही थी x²/2 प्लस c। तो एक तरीके से c आया कहां से, कोई 0 टर्म थी उसका इंटीग्रेशन करी थी, उसके बदले c मिला, क्योंकि पहले वाले के तो बदले ये मिला। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट। क्लियर है ये वाला पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब सेकंड पॉइंट है मेरे पास कि kx का डेरिवेटिव, तो k कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया dx/dx, तो फाइनली मेरे पास बच गया k। अब नेक्स्ट पॉइंट इंटीग्रेशन में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिक्स में बहुत यूज होता है, कि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखो k dx का इंटीग्रेशन चल रहा था, मतलब x तो था भी नहीं, फिर भी राइट साइड में x आ गया। और ये आया कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2dx, ये इस k की जगह यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? इस केस में x की पावर कितनी है? 0. 0 है, x की पावर 0। तो अब इंटीग्रेशन करूंगी मैं, तो मेरे पास आएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1। इससे मेरे पास आ गया 2x। कि जब भी एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो भी वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे x का हो रहा था, तो मेरे पास आंसर में x आ गया। ऐसे ही आप बार बार जैसे वर्क डन निकालोगे फिजिक्स में, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो वर्क डन है ही नहीं, एक 1 है बेसिकली, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपको कुछ वर्क डन मिल जाता है। ये पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो याद रखना, कि मेरे पास x नहीं था और मैं डेरिवेटिव कर रही थी, तो मेरे को आंसर 0 मिल रहा था। पर यहाँ पे अगर मेरे पास x नहीं है पर मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो भी मेरे को आंसर में x मिल रहा है। फिर लास्ट के वही 2 फॉर्मूले से, लॉग का डेरिवेटिव। अब आप ये फॉर्मूला भी देख सकते हो, लॉग का डेरिवेटिव किया तो 1/x आया, और 1/x का इंटीग्रेशन किया तो आपको लॉग मिल गया। और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला चेंज नहीं होता दोनों ही केस में। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं है यहाँ पे, बस डायरेक्ट x की पावर n वाले फॉर्मूले से हो जाएंगे। अगर डाउट आता है तो आप सोल्यूशन भी देख सकते हो, और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसमें से कल डाउट्स ले आना। अब हमारे पास आता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है मैंने एक लिमिट लगा दी है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ही एरिया हमें चाहिए, उसके अलावा एरिया नहीं चाहिए, ना उससे पहले का ना उससे बाद का। तो एक लिमिट जब हम लगाते हैं तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं लोअर लिमिट, और एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट को हमेशा ऊपर लगाना है, लोअर लिमिट को नीचे। दूसरी चीज, अपर लिमिट हमेशा ऐड होती है, लोअर लिमिट हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। दोनों पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. ग्राफिकली समझते हैं। यहाँ पे जैसे एक ग्राफ बना हुआ है y = 3x² + 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो पैराबोला बना हुआ है। दूसरी चीज, अब हमें एरिया निकालना है जब x की वैल्यू 0 और 1 हो, इसके बीच में, मतलब बस यही आंसर चाहिए, यही एरिया चाहिए हमें आंसर में। इस एरिया से कोई मतलब नहीं है, इस एरिया से कोई मतलब नहीं है। तो ये x = 0 मेरी स्टार्टिंग वैल्यू हो गई, और x = 1 मेरी एंडिंग वैल्यू या अपर लिमिट हो गई। और जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूंगी, मेरे को इस कर्व के नीचे जो आंसर में एरिया चाहिए वो मिल जाएगा। ये बात समझ आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x + 5। तो हमारे को क्या करना है, जैसे ऐड हो रही है अलग अलग टर्म्स, तो आप इसको अलग सेपरेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन साइन को अलग अलग के साथ लगा के, या फिर इकट्ठा भी कर सकते हो।
कि 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोलो। 3 3x x की पावर 3 upon और 3 सेकंड टर्म फिर क्या हो जाएगी? 3 से square upon 2 करेक्ट, 2x स्क्वायर अपॉन 2। थर्ड टर्म 0 0 ये डेरिवेटिव नहीं चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है। 1 मैंने अभी बताया था c c मैम c 2dx का इंटीग्रेशन मैम क्या आ रहा 5x है? करेक्ट। x नहीं होता तो भी आंसर में x मिल जाता है। अब क्या करना है, जो लिमिट थी मेरे, अच्छा इसमें बताओ लोअर लिमिट कौन सी है 0 और अपर लिमिट -2 2 +2 माइनस ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो भी लिमिट है हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो अब वो आपको इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना है, पर आप उन लिमिट को ऐसे राइट साइड में लिख दोगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन करके 0 और 2। अब ये लिमिट का मतलब क्या था कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो हम एक एक करके x की जगह इन दो वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे पहले 2 पुट करते हैं, तो आएगा 2 का क्यूब इंटू 3/3 प्लस, अब ये 3 से 3 आप कैंसिल कर लो, इसमें बार बार क्यों लिख रही हूँ। हाँ, सेकेंड टर्म में आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 5/2। ऐसे ही आप 0 भी पुट करोगे, तो हमारे पास आएगा 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5/0। अब मैंने कहा था जो अपर लिमिट है वो हमेशा ऐड होती है, लोअर लिमिट हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी वैल्यू है ये सब्ट्रैक्ट होगी। समझ आया सबको ये जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम तो इस केस में आंसर कितना आएगा? 22 22। करेक्ट। पहली टर्म से आया 8, सेकंड से आया 4 एंड देन 10, 12 प्लस 10 22। अब अगर ये समझ आया है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार ट्राई करो क्या वैल्यू आ रही है।8 upon 3 8 upon 3 मैम करेक्ट, 8/3 आएगी। हमने यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर का, x³ अपॉन 3। फिर क्या करना है, मैं इसको अगर 2 कर देंगे हम पुट ना, लिमिट्स को पहले साइड में लगाना है। आप दोनों एक स्टेप में नहीं कर सकते ना, कि फॉर्मूला भी कर दिया और इंटीग्रेट भी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये सब्स्टिट्यूट कर देना, पहले ऊपर वाली मतलब 2³ अपॉन 3, फिर लोअर वाली 0³ अपॉन 3 और बीच में माइनस। यहाँ से आ जाएगा 8/3 और c ऐड करना है इसमें। यस मैम अनिकेत बोलो। सुबह तो इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बता दो, अदरवाइज लिमिट क्लियर हो गई कैसे पुट करनी है। यस मैम yes ma'am यस मैम अब यहाँ पे मैंने ग्राफ लिया है, ये ग्राफ बस इसलिए बनाया ताकि आपको पता चल जाए इंटीग्रेशन का यहाँ यूज क्या है। जैसे अगर कोई कर्व है और हमने बोला एरिया निकालो ए से बी तक का, तो ये कर्व मतलब वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से आपने कर्व बनाया है। यहाँ पे y जो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि x की वैल्यू जब ये थी तो ये है, ये है तो ये है, उसका ग्राफ बनाया। तो जब भी हमें एरिया बताना है हम क्या करेंगे, जिस भी तरीके से y डिपेंड करे x पे वो फंक्शन हम लिखेंगे, और dx मतलब x एक्सिस कितनी चेंज हो रही है इनटू dx, और लिमिट लगा देंगे कि कहाँ से कहाँ तक का हमें एरिया चाहिए। तो अगर कभी भी हमारे पास फंक्शन दे रखा है कि कौन सी लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने और हमें एरिया बताना है, लिमिट बताना है, बस वो इक्वेशन पुट करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है,
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू x एक लाइन बनाई, उसके बाद बोला है और दूसरी लाइन है y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये वाली लाइन, जब x तो कुछ भी हो सकता है पर y फिक्स हो गया 0। अब इन दोनों के बीच में जो एरिया बन रहा है उसका आंसर बताना है, पर कब? जब x की वैल्यू 2 से 6 तक जा रही है, उससे पहले का भी नहीं चाहिए, उसके बाद का भी नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन से जब एरिया फाइंड करना है मतलब f(x) dx, और ये f(x) क्या है? जो भी y का फंक्शन है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x, मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, या फिर मैं लिख सकती हूँ y इक्वल्स टू f(x). क्लियर है इतना? Yes, ma'am. तो मैं यहाँ पे f(x) की जगह पुट कर सकती हूँ सीधा x dx, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की लेनी है हमें? 2 to 6. तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 2, और अपर लिमिट 6. 6। और ये इंटीग्रेशन सॉल्व करते ही मेरे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो सॉल्व करके एक बार बताओ आंसर क्या आएगा इस केस में? -14. वंश कह रहा है -14, बाकी लोग का भी चेक करते हैं। Ma'am, 4. जेसिका कह रही है 4। मैम 4। ओके, जैसे ही मेरे को करेक्ट आंसर मिल जाएगा मैं बता दूंगी। और आ गया 4 आंसर नहीं है। आप सब Okay. लोग फिर से ट्राई करो। 4 आंसर नहीं, आंसर 2 डिजिट नंबर है। ऋषभ थोड़ी सी गड़बड़ है, काफी कुछ क्लोज हो, हल्की सी गड़बड़ रह गई। यहाँ पे लोअर लिमिट 0 नहीं है, यहाँ पे लोअर लिमिट भी है कुछ। Ma'am, 32. करेक्ट दीक्षित, दीक्षित का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आएगा यहाँ पे 16। देखो जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया हमारे पास आएगा x²/2 और लिमिट 2 से 6। जैसे ही आप 6 पुट करोगी तो हमारे पास आया 36 और डिवाइड बाय 2। फिर हमने पुट करी लोअर लिमिट 2, मतलब 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2। इससे आ गया 18 - 2 विच इज इक्वल टू 16। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। अब ये बता 4 कैसे आता था सबका? सीधा x - 6 - 2 कर रहे थे। Yes, ma'am. यस मैम। ऐसे नहीं करना है, पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसे। अब एक और चीज मैम एक बार और समझा दो। देखो ललित, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया था y इक्वल्स टू x का, तो हमने देख लिया कि भाई y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो वही फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे x नहीं लिखा, बेसिकली y की वैल्यू लिखिए। अगर यहाँ y इक्वल्स टू x² होता तो मैं x की जगह x² लिखती। और क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे x की वैल्यू, तो मैंने यहाँ dx लगा दिया। और x की वैल्यू चेंज हो रही है 2 से 6 तक। तो पहले इंटीग्रेशन करूंगी तो x का इंटीग्रेशन आया x²/2 और लिमिट्स हैं 2 से 6 तक। फिर जैसे ही मैंने 6 पुट करा तो आएगा 6 का स्क्वायर 36/2। फिर 2 पुट करूंगी तो 2 का स्क्वायर 4/2। और अब वैल्यूज देखते हैं तो 18 - 2 आ गया 16। समझ आया ललित? यस मैम। और किसी को डाउट है इसमें? हाँ, अब देखो यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे लिमिट्स वाली, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, उसमें हम c नहीं लिखेंगे। और ऐसा क्यों है? अगर मैं यहाँ पे हाँ यहाँ पे अगर मेरे पास मान लो यही वही सेम ग्राफ बनाती जो मैंने पहले बताया था,
यहाँ पे है 2 डिस्टेंस ऑलरेडी कि 2 के बाद वो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 5, एक पॉइंट है ए, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है बी पॉइंट है, नहीं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 3। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब अगर आप देखो, अगर आप ए की पोजीशन बता रहे हो तो ए की पोजीशन पे आप ये बोल रहे हो 5 + 2, ऐसे बोल रहे हो। इतना समझ आया कि आप ए की पोजीशन 5 + 2 कैसे बता रहे हो। Yes, ma'am. अब अगर आप बी की पोजीशन बता रहे हो, 5 + 3. ये पूरा डिस्टेंस है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 7, इस 3 को भी आप भूल ही जाओ कि ये पूरा डिस्टेंस है, स्टार्टिंग पॉइंट से बी की पोजीशन है 7। तो आप फिर से बी की पोजीशन स्टार्टिंग से बताओगे 7 + 2। ये समझ आया 7 + 2 कैसे आया। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो अब जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये जो 2 आप कांस्टेंट ऐड कर रहे हो दोनों में, वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसीलिए हम जब डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो हम एक बाहर की वैल्यू में से दूसरी की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो दोनों चीजों में ही ऐड हो रही है, तो ये चीज तो कैंसिल ही हो जाएगी, इसलिए उसका कोई यूज ही नहीं है। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल में हम सी नहीं लिखते। समझ आया है? Yes, ma'am. बाकी लोगों को समझ आया है? Yes, ma'am. यस सर। Yes, ma'am. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको ट्राई करते हैं कि हमारे पास है 7 sin t - 2 cos t dt। तो पहले बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल का करना है। Sin का वेरिएबल पूछ रही हूँ मैं, जैसे ए बी सी डी, इनमें से बताओ। हम टी का T. टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगी मेरे पास सबसे पहले टर्म इंटीग्रेशन करने के बाद, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। इसका नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। dt नहीं लग Cos, ma'am. देखो dt लगा हुआ है, यहाँ पे भी तो t है, साइन के साथ ही लगा हुआ है, मैं तो क्यों नहीं होगा। क्या होगा Minus- 7 sin t का होगा। माइनस cos t आ जाए, आप 7 को बाहर ले सकते हो और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अब सेकंड वाली टर्म का बताओ। -2 sin t. -2 sin t। अब यहाँ पे लिमिट है 0 से π/2। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, वरना फिर मैं करवा रही हूँ ये वाला कि आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें। मैम π/2 बोला आपने। हाँ, 0 से π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री। यस मैम। हाँ, एक बार ट्राई करो कि आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। मैम -7 sin -2 cos। -7 sin -2 cos। ये कैसे बोल रहे हो, क्वेश्चन इंटीग्रेशन करके ये आ गया, तो -7 साइन कैसे आ सकता है, 7 के साथ तो कॉस वाली टर्म लगी हुई है। मैं cos मैम π/2 -2 आ रहा। 5 5 किसने बोला। मैम माइनस आंसर 5 है, करेक्ट मीना। यस मैम 5 ही आया। अभी आंसर करेक्ट है जेसिका, वेरी गुड। जिन लोग का आंसर 5 आया उन्होंने बिल्कुल ढंग से कैलकुलेट करा है। देखो यहाँ पे समझो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूं तो सबसे पहली टर्म आएगी माइनस साइन π/2, और इस माइनस को भी बाहर रख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, और इसी में सॉरी मैं साइन लिखते हैं यहाँ पे cos π/2, और फिर हम सेकेंड वाली टर्म में भी ये पुट कर सकते हैं साइन π/2। इसमें किसी को डाउट, मैंने बस अपर लिमिट लगाई है। यस मैम। नो मैम।
नो मैम। लोअर लिमिट लगा देते हैं। तो अब लोअर लिमिट लगाते वक्त याद रखो आपके पास ऑलरेडी एक माइनस दोनों में लगा हुआ है, तो वो उन दोनों को प्लस कर देगा। तो +7 cos 0 +2 sin 0। अब बताओ फर्स्ट टर्म से क्या वैल्यू आएगी 7 cos π/2 से? मैम 7। 7 cos π/2 से वैल्यू 7 आएगी। नो मैम 0। इससे 0 वैल्यू आएगी। cos 90 0 हो जाता है। और इस वाली टर्म से 0 -2। 0 +2, देखो यहाँ पे माइनस साइन बाहर, हाँ ठीक है, आप 0 -2 बोल सकते हैं। अगर हमने हमारे पास था माइनस बाहर 0 और साइन 90 हो गया 1, तो एक 2 रह गया। अब ये बताओ इस टर्म से क्या वैल्यू आएगी? बताओ cos 0 क्या होता है? 1 मैम 1। 1 1 होता है, तो 7 × 1 1, सॉरी 7 × 1 7। और इस टर्म से क्या वैल्यू आ जाएगी अब? 0 0। तो 7 -2 क्या आया? 5 5। 5। तो बाकी लोग ध्यान से करो कैलकुलेशंस। समझ आया सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. बस Yes, ma'am. ये याद रखना है cos कब 0 है, sin कब 0 है, और वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चंस के सोल्यूशन है, अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए बाद में। अब मैं कुछ एक तो क्वेश्चन चेन रूल से पूछते हैं आपके। मैम बार बार आवाज कट रही है मैम आपकी। सबको प्रॉब्लम आ रही है? नो मैम मैम क्लियर। नो मैम। नो ओके। अब एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मेरे पास है sin √x, इसका आपको डेरिवेटिव करना है, तो पहले खुद ट्राई करो, चेन रूल से ही होगा। जिसका भी हो जाए आंसर बता सकते हैं। माइनस cos अपॉन 2 √x। एक एक करके बोलो, वंश बोलो। मैम माइनस cos अपॉन 2 √x। ओके। और कॉस के साथ एंगल, कॉस के साथ कौन सा एंगल आएगा? 45। 45 किसने बोला? 45 कहाँ से आया? यहाँ तो नंबर है ही नहीं, कहीं एक्स लगा हुआ है। मीना आप अपना आंसर बोलो। cos 1/2 cos √x। जी अब ललित आप अपना आंसर बोलो। मैम cos √x इंटू 2x की पावर 3/2। सब कुछ सही था, हल्की सी गड़बड़ कर दी, पावर 3/2 नहीं आएगी। देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ साइन लगा हुआ है, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस आ जाएगा। मैंने कहा था एंगल चेंज नहीं करना है किसी भी केस में, तो एंगल वही रहेगा √x। पर क्योंकि एंगल बदला हुआ है, x नहीं है, तो साथ में हमें लेना पड़ेगा d/dx ऑफ √x। √x का मतलब क्या है? x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे आपके पास हाफ सामने आ गया और x की पावर आ जाएगी -1/2। तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास आया cos √x हाफ और होल डिवाइडेड बाय √x। समझ आया सबको? यस मैम। आप लोग बाकी लोगों को भी समझ Yes, आया? ma'am. नो मैम एक बार और समझा Yes, दो। ma'am.
देखो हमारे पास सबसे पहले बाहर साइन लगा हुआ था, तो साइन का डेरिवेटिव किया हमने तो कॉस आ गया। ठीक है, कॉस जैसे लिखोगे आप एंगल वही रखोगे जो पहले था, अंदर वाले फंक्शन को चेंज नहीं करना है। फिर अंदर जो फंक्शन होता है उसका अलग से डेरिवेटिव लेके आप मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप रूट एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो इसका मतलब एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव, तो ये पावर सामने आ गई और 1/2 -1 -1/2 हो गया। क्योंकि अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने थे तो मैंने कॉस रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया इस डेरिवेटिव से। अब क्लियर हुआ ललित? Yes, ma'am. कहीं किसी स्टेप पे डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अगर डाउट नहीं है तो कल मैं फिर इसमें मुश्किल क्वेश्चंस कराऊंगी चेन रूल वाले में, थोड़े से ट्रिकी, वो आप लोग के आएंगे तो नहीं अभी, पर बाद के लिए हेल्प हो जाएगी 12th क्लास के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. और मैं कोशिश करूंगी मैथमेटिकल टूल्स का असाइनमेंट सेंड कर दूं, आप वो भी ट्राई कर सकते थे। तो जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, आप लोग की क्लास है तो, और किसी को डाउट है तो डाउट पूछ लो।